मैं राज सर आप लोगों को मैथ्स का क्लास दूंगा, यानी मैथमेटिक्स में और ईवीएस दैट मीन्स पर्यावरण अध्ययन में आपको डेली 2 क्लास मिलेगा। यानी आपको डेली हमारा यानी राज सर का आपको 2 क्लास डेली मिलेगा। जल्द ही आपको टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा। कल के क्लास में आपको टाइम टेबल अच्छे से बता दिया जाएगा और आप टाइम पे लाइव जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ये बातें आपको समझना होगा। आप जानते हैं कि मैथ्स में 150 में से मात्र मैथ का कितना रहेगा, 30 प्रश्न रहेगा और उसमें से गणित रहेगा जो प्राथमिक स्तर का है, प्राइमरी यानी 1 to 5 क्लास के लेवल का होगा, है ना। और आपको बिल्कुल भी ये मन में नहीं लाना है कि क्या पता अगर मैथ्स टफ पूछ दिया तो बिल्कुल नहीं, एकदम जोड़ घटाओ गुना भाग और क्या क्या पूछेगा ये भी मैं आज के क्लास में लेकर आया हूं। तो आपको 1 to 5 के लेवल पे ही टिके रहना है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये बात याद रखना है कि ये 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स इसमें भी आपको मिलेगा। और अगला है हमारा गणित का पेडागोजी यानी गणित शिक्षा शास्त्रीय समस्याएं, यानी आपको गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको 15 नंबर का मैथ पेडागोजी पूछा जाएगा, ये रहेगा 15 नंबर का। और आपको कुल 30 प्रश्न दिए जाएंगे, 30 अंक भी दिए जाएंगे गणित से यानी मैथ से। ओके, उसी तरह से ठीक आप ईवीएस की बात करेंगे तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वह एनसीईआरटी का ईवीएस। और ईवीएस आप जान लीजिए कि 1 to 5 क्लास में आपको 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास में आपको पर्यावरण अध्ययन नामक बुक मिलता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3 बुक चलता है और ये 3, 4, 5 क्लास का आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी बुक। और ये हमारा होगा 3 to 5। और दूसरा है इसका शिक्षा शास्त्र। जी हाँ, आपको पेडागोजी का क्लास भी करना होगा। यानी यहाँ पे जिस तरह से मैथ पेडागोजी था उसी तरह से यहाँ पे आपको ईवीएस पेडागोजी करना होगा तैयार। और ये होगा ईवीएस का पेडागोजी 15 अंक, 15 क्वेश्चंस और एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन। और आप कहेंगे कि सर एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन नहीं रहता है 15, तो मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन था या नहीं था। देखिए यहाँ पे है हमारा ये मैथ्स का, क्योंकि आज हम लोग गणित के लिए आए हैं कि गणित में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा। आज का क्लास गणित पे आधारित है ना। और ईवीएस में क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, आपको अगर 15 मार्क्स जो है हमारा क्या 15 क्वेश्चंस के लिए, और ये अगर आप गणित के बुक को देखना चाहते हैं, ये पेडागोजी वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। ये पेडागोजी नहीं, गणित जिसको आप सोचते हैं कि कंपटीशन लेवल का होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो गणित में हम लोगों को सबसे अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट रखना होगा और वो है ज्यामिति दैट मीन्स ज्योमेट्री का। ओके, और आप जानते हैं ज्योमेट्री जो है ना वो सभी को हार्ड लगता है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्योमेट्री का बेसिक तो ज्योमेट्री लगेगा इजी। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए हमारे आसपास ठोस का मतलब हो गया 3D फिगर यानी सॉलिड आकृति। अब सॉलिड आकृति में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। किसका, तो घन का, जी हाँ, घनाभ का, जी हाँ, बेलन का, जी हाँ, और शंकु का, और किसका, गोला का, और भी प्रिज्म का, और किसका, पिरामिड का। ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। पिरामिड का ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस ठोस के अंदर पढ़ना होगा, ठोस वाले टॉपिक में पढ़ना होगा। जी हाँ, आप ऐसा अगर नहीं करते हैं
तो आपका फिर रिजल्ट में थोड़ा सा डाउट रह जाएगा। इसीलिए आप हमारे साथ साथ चले। देखिए ये आयतन के बारे में आप सभी जानते हैं कि आयतन जो है ना हम लोग ठोस आकृति का ही निकालते हैं, तो इसी से संबंधित है। फिर है हमारा डेटा एनालिसिस, है ना, ये भी हमारा क्या है, ये भी जूनियर लेवल पे बहुत सारे विभिन्न डाटा होते हैं, उसको अरेंज करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यानी आपको इस तरह से डाटा दे दिया जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न दे दिया जाएगा और उससे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, जिसको आप डीआई बैंक एसएससी में पढ़ते हैं ना, डीआई, उसी का एकदम शॉर्ट फॉर्मेट इजी वाला कॉन्सेप्ट आपको इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद है हमारा वजन के बारे में जानते ही हैं, गुना का। अब देखिए आप कहेंगे कि ये गुना तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको क्रम विनिमय नियम पढ़ना होगा, क्रम विनिमय नियम पढ़ना होगा, आपको सहचारी नियम पढ़ना होगा, आपको इस तरह के बहुत सारे नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती नियम पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर आकार और स्थानिक समझ की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे उलझाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। विभाजन मतलब हो गया डिविजिबिलिटी रूल, यानी डिवीजन से इसमें आपको भिन्न भी पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये भिन्न पढ़ते हैं। और एक होता है परिमेय संख्या, आप जानते हैं, और परिमेय संख्या, और हम लोगों को परिमेय संख्या और भिन्न जो है ना वह एक जैसा ही लगता है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। ये बातें भी तभी पता होगी जब आप हमारे क्लास को टाइमली देखेंगे, हर दिन देखेंगे। अगर आप आज के क्लास को कल पर टालते हैं तो हमारा जो 30 डेज का टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा और एग्जाम का डेट आ जाएगा, और जो छूट जाएगा तो फिर आपका हाल वही होगा जो हमारे अभिमन्यु जी के साथ हो गया था। तो इसीलिए आपको लापरवाह नहीं बनना है, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है। आप ये सोचेंगे कि अब थोड़ा सा बच गया तो भगवान भरोसे होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कर्म पर विश्वास रखिए, और जब आप पूरा कर्म करके जाएंगे तो ही आपको फल मिलेगा, भगवान के भरोसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद समय से संबंधित बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, घड़ी से संबंधित, है ना, समय मतलब आपको घड़ी पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे सीरीज होते हैं, जैसे 2, 4, 6, और इस जगह पूछ देगा क्या होगा, तो देखिए 2, 4, 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 8 होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर 8 नहीं दे के आपको दे दिया 1, दूसरे में दे दिया 3 और 5, और यहाँ पे 12 दे दिया, तो आप कहेंगे कि ये तो कोई पैटर्न नहीं है, यहां से 2 बढ़ रहा है, यहां भी 2 बढ़ रहा है, तो यहां पे 2 बढ़ के क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और यहां ऑप्शन में नहीं था, और आप हल्ला करने लगते हैं कि ऑप्शन ही गलत था, क्वेश्चन ही गलत था, जबकि यहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि यह विषम संख्या और सम संख्या पे आधारित है। तो ये देखिए ये भी हमारा विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, जबकि ये सम है, और आपको सम संख्या में ऑप्शन में टिक करना चाहिए था, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप जानते हुए भी इतना आसान क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। तो ये भी बातें आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यह है हमारा पैटर्न। और उसी तरह से हम लोगों को मुद्रा के बारे में भी अच्छे से जानना होगा। नंबर्स यानी संख्याएं, यानी आपको पूरा नंबर सिस्टम जो भी प्रकार है हमारा, जैसे आपको प्राकृतिक संख्या, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, है ना, ये सभी जो है पूर्णांक, सबके बारे में आपको 11 से 12 टाइप का ये संख्या होता है, उसके भी बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जोड़ और घटाव सिखाया जाएगा। आप कहेंगे कि ये कोई सिलेबस है सर, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आपका हो जाएगा हालत खराब। और उसके बाद आपको माप, दैट मीन्स मेजरमेंट, यानी आपको स्केल से संबंधित भी नॉलेज रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन उसमें भी मिली, सेंटी, डेसीमीटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और हम लोग हो जाते हैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज, और हमारा हो जाता है रिजल्ट खराब। 1-2 नंबर से तो हमको लगता है कि लाखों स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट है, जिनका रिजल्ट रुक जाता है। ये हमारा था मैथ्स के 15 क्वेश्चंस के लिए ये सिलेबस। ओके, ये मैथ्स के लिए 15
क्वेश्चंस का सिलेबस था। अब हम लोग मैथ्स के पेडागोजी सेक्शन के लिए आते हैं। जी हाँ, ये 15 नंबर हमारा शिक्षा शास्त्र से होगा, जिसके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोगों को पढ़ना है गणित। गणित का मतलब तार्किक यानी रीजनिंग भी बोलते हैं, तार्किक सोच की प्रकृति पढ़ना है। आपको ये डायरी में नोट कर लेना है और आपको ये समझ में आएगा कि ये 30 डेज में हमने आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही जल्दी ही, यानी 30 दिन का हमारा कोर्स है, लेकिन आपको 10 दिन में ही ये सारा पढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद चलेगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। ओके, और आपका चलेगा मॉक टेस्ट, और मॉक में हम लोग प्रीवियस पेपर को भी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे साथ आपका जर्नी 7 जुलाई तक होगा, क्योंकि 7 जुलाई के बाद आपको सीटेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा, इसी बार मिलेगा। और अगस्त में आने वाले वैकेंसी में भी आप उसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास होगा सीटेट का डिग्री, और आप अगस्त के बाद आप टीचर बन जाएंगे और आपका 2024 ही गोल्डन ईयर कहलाएगा। ओके, तो हमारे साथ आप बने रहिए। उसके बाद देखिए, यह प्रकृति है, बच्चों की सोच, तर्क पैटर्न, अर्थ और सीखने की रणनीतियों के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ समझना होगा। पाठ्यचर्या में गणित की क्या भूमिका है, गणित का क्या पोजीशन है, गणित का क्या स्थान है, इसके बारे में भी आपको बेहतरीन ज्ञान रखना पड़ेगा और हम लोग इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। शिक्षण की समस्याएं, यानी आपको मैथ्स के लिए जो भी हमारा शिक्षण अधिगम में बाधाएं आती है, हमारा जो अक्षमता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। उसके बाद है हमारा औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन जो आपका किया जाता है, उसके बारे में भी बेहतरीन क्लास होगी। त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने किससे संबंधित जो भी फैक्ट है, उसके बारे में हम लोगों का एक यूनिट होगा। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, यानी आपको किसी भी तरह का डिस्लेक्सिया और भी बहुत सारा डिस्ग्राफिया से आप अगर जूझ रहे हैं या कोई स्टूडेंट को इस तरह की परेशानी है, तो उसके उपचार के लिए आप क्या करेंगे, उसका निदान किस प्रकार करेंगे, ये भी आपको सीटेट में पढ़ाया जाता है और आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको बेहतरीन क्लास हमारे द्वारा दिया जाएगा। गणित की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में भी आपको विस्तार से समझाया जाएगा। और अंतिम 8वां टॉपिक हमारा होगा सामुदायिक गणित। तो अभी जस्ट आपने ये देखा कि ये हमारा था गणित का, जी हाँ, गणित का हमारा कैसा टॉपिक, तो ये है हमारा पेडागोजी का टॉपिक। जी हाँ, ये पेडागोजी वाला पोर्शन है हमारा, जिसमें कुल 8 टॉपिक है और मैं प्रयास करूंगा कि ये 8 डेज के क्लास में कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आज मैं सिर्फ आपको डेमो दूंगा, ये हमने पढ़कर आप लोगों को बता दिया था। देखिए, गणित की प्रकृति, यानी आपका टॉपिक 1 है गणित की प्रकृति। जी हाँ, गणित की प्रकृति और सोच की प्रकृति, बच्चों का सोच, तर्क पैटर्न और ये सभी बातें आपको क्लास में मिलेगा, एक क्लास में, डे 1 के क्लास में। तो आपको इस तरह से लाइनर बना कर दिया जाएगा और हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका वर्णन नहीं है। ओके, देखिए आपको मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा। देखिए, कह रहा है कि गणित में अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में बदला जाना शामिल होता है। अब देखिए, आप अमूर्त और मूर्त के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। देखिए, अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी ये है हमारा जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, यानी हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट से हम लोग मूर्त की ओर बढ़ते हैं, दैट मीन्स ये है हमारा कंक्रीट है। कंक्रीट का मतलब होता है जो स्थूल रूप से आप उसको टच कर सकते हैं, वो आप उसको देख सकते हैं, सब कुछ उसके साथ होता है। और आप सोचिए, मैं आपको इस तरह से ट्रिक बताऊंगा कि देखिए, अमूर्त का मतलब मूर्ति है ही नहीं, और मैथ जब बनाते हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो वो मूर्ति जिसको आप टच कर सकते हैं वही है आपका मूर्त। तो हम यहाँ मूर्त और अमूर्त का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट को तो सीख जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ट्रिक
जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, आपके जनरल थॉट से संबंधित होगा और आप उसे एग्जाम में अच्छे से समझ पाएंगे कि आंसर लाते हैं मतलब वो हमें मिलता है, और मिलता है एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मूर्त मतलब मूर्ति को छू कर देख सकते हैं, आंसर को भी छू कर दे सकते हैं। यानी मैथ्स कैसा प्रकृति का होता है, तो अमूर्त से मूर्त के लिए यह काम करता है। यह हमें विचारों और निष्कर्षों की सही व्याख्या करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। यह हमारे अनुभविक ज्ञान का उपोत्पाद है। उपोत्पाद मतलब होता है बाय प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं ना, इंग्लिश और हिंदी को अगर आप मर्ज करके पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट और भी बेहतर होगा। जी हाँ, उत्पाद है, इसका मतलब हुआ बाय प्रोडक्ट। क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि यह हमारे अनुभविक ज्ञान का एक बाय प्रोडक्ट है। गणितीय प्रस्ताव हमारे अवलोकन से अभिधारणाओं और स्वयं सिद्धों पर आधारित होता है। देखिए, गणितीय प्रस्ताव जो है वह किस पर आधारित होता है? आपके ऑप्शन में कुछ कुछ होगा और आपको याद रखना होगा ये दो बातें कि अब हमारे अवलोकन से अभिधारणाओं और स्वयं सिद्धों पर आधारित होता है। किस पर? तो ये वर्ड आपको रट्टा मारना चाहिए। यह मूर्त में अमूर्त की घटनाओं को प्रदर्शित करता है। मूर्त में अमूर्त, यहां देखिए, यह अमूर्त से मूर्त की ओर बदलना शामिल होता है, और यह मूर्त में अमूर्त में है यहाँ, और यहाँ पे जान रहे हैं यह में नहीं है, तो मूर्त में अमूर्त की घटनाओं को प्रदर्शित करता है। एक ही कॉन्सेप्ट में दो दो तरह से लिखा जाता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको बहुत ही दिक्कत होगा। आप कहेंगे कि हमने तो सही लगाया था और राज सर ने पढ़ाया भी था, और लेकिन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ है अमूर्त और इधर है मूर्त, और यहाँ है पहले मूर्त और बाद में अमूर्त। जब भी घटनाओं को प्रदर्शित करना हो तो अमूर्त की बात करेंगे, जब भी आपको रूपों में बदलना शामिल हो तो मूर्त की बात करेंगे। अमूर्त संकल्पनाओं को गणित की सहायता से समझाया जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अमूर्त कहने का मतलब कोई भी चीज जो हमको हार्ड लगता है, क्योंकि यह देख नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, तो इसीलिए गणित अगर है, आपके पास गणित की ताकत है, तो आप इसे समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। गणित का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है और यह परिवर्तनशील नहीं होता है। यानी गणित ही है जो परिवर्तनशील नहीं है। तो आगे देखते हैं, कह रहा कि गणित जो है अप्रत्यक्ष प्रतिमानों को प्रकट करता है। जी हाँ, गणित जो है अप्रत्यक्ष प्रतिमानों को प्रदर्शित करता है। ये बातें आपको याद रखना है, जो हमारे आसपास की दुनिया को भी समझने में मदद करता है। गणित की प्रकृति में ध्यान देना है, गणित की प्रकृति में निगमनात्मक और आगमनात्मक ये दो पहलू शामिल है, इसके नेचर में ये शामिल है। निगमन और आगमन जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, और इसकी अपनी प्रकृति के कारण ही तर्क के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद इसकी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये भी गणित की प्रकृति में शामिल है। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध होती है। बहुत ही बेहतरीन लाइन है हमारा। गणितीय अवधारणाएं जो है प्रकृति में क्या होते हैं? श्रेणीबद्ध होते हैं। नोट किया जाए, श्रेणीबद्ध होते हैं, और है जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में व्यवहारिक और वैचारिक ज्ञान को जोड़ती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में अमूर्त सोच नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको फीलिंग्स, उसमें कुछ भी भावनाएं नहीं होती है प्राथमिक स्तर के बच्चों में। इसीलिए इस स्तर पर शिक्षक अवधारणाओं को सिखाने के लिए ठोस निर्मित चीजों का उपयोग करना चाहिए। जैसे आपको
दो जोड़ दो समझाना है तो आप ठोस से निर्मित अबेकस का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही है हमारा ठोस निर्मित चीजों के लिए ही, चीजों को ही यूज करके आप प्राथमिक स्तर के बालकों को सिखा सकते हैं। ऐसा क्यों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें अमूर्त सोच जो होता है नहीं होता है। अमूर्त कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि अमूर्त और मूर्त आपको हमारे पढ़ाने के बाद समझ में आया या नहीं। कह रहा है कि गणितीय विचारों को परिशुद्धता और सटीकता के साथ संप्रेषित करने की क्षमता भी गणित से ही यह संभव है। गणितज्ञ गणित को एक भाषा के रूप में देखता है। बहुत बेहतरीन बात है कि आपको कोई भी गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन जो है मैथ को भी एक लैंग्वेज समझता है, और उसका मानना यह होता है कि किसी भी अन्य भाषा की तरह गणित की भी अपनी भाषा होती है, उसकी शब्दावली होते हैं, उसके व्याकरण और नियम होते हैं, जिससे शब्द की परिभाषा, परिचालन, संकेत, सूत्र इत्यादि के रूप में उसे जाना जाता है। ओके, गणित में आवर्धन कौशल को साक्ष्य को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का प्रमाण कहा जाता है। इसे ज्ञान के एक संगठित निकाय के रूप में स्वीकार करने के लिए हमें इसे तर्क के माध्यम से सिद्ध करना होता है। जैसे हम लोगों को पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि वो सिद्ध किया हुआ है, हजारों नहीं अरबों स्टूडेंट ने उसे सिद्ध किया होगा हमारे मैथमेटिशियन के सिद्ध करने के बाद, लेकिन आपको फिर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए कि आप इसे स्वीकार करें और यह भी जाने कि आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यही है हमारा पेडागोजी। समाचार पत्रों में अधिकांश सामग्री को समझने के साथ पढ़ने के लिए गणित महत्वपूर्ण और विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी शब्दावली भी है जैसे प्रतिशत, छूट, कमीशन, लाभांश, चालान, लाभ, हानि, थोक, खुदरा, काराधन इत्यादि। ये सभी क्या है तो गणित की शब्दावली है। जी हाँ, किसकी शब्दावली है? शब्दावली है, गणित की शब्दावली है। तो ये हमारा था एक बेहतरीन नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे द्वारा। और आपको ये नोट्स कैसा लगा आज के पहले क्लास में आप हमें जरूर बताएंगे। और आज का ये बेहतरीन क्लास, क्योंकि इस क्लास के बाद आपका जो कन्फ्यूजन रहा होगा वो 100% वैनिश हो गया होगा, आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। आप अपने टाइम पे ही क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ लाइव रहेंगे तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसीलिए आपको लगेगा कि आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच में ही पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप हमारे इसी टाइम पर डेली लाइव आएं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।